नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमारे संविधान की सुरक्षा से संबंधित विषय वस्तु है। क्योंकि संविधान की सुरक्षा होना अति आवश्यक है। यह विषय वस्तु जो संविधान की सुरक्षा करती है, उसी विषय वस्तु को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से संविधान की सुरक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत मुख्य रूप से भारत व अमेरिका में ही अपनाया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदान की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा विधायिका संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों, साथ ही प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करना कि वे संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं, मूल संरचना के अनुरूप न होने पर न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा मार्बरी मार्शल के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ये किसी कानून या सरकारी कार्य के असंवैधानिक घोषित कर सकती है जिसे देश की मूल विधि या संविधान के विरुद्ध समझी जाती है। इसके साथ ही मैड्रिक्स तथा ब्राउन ने भी न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा अपने अंदाज में दी है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायाधीशों की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वे एक उच्चतर कानून के नाम पर विधियों की व्याख्या कर सके और संविधान के विरुद्ध होने पर अमान्य घोषित कर सकते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि न्यायाधीशों को वह शक्ति प्राप्त है जो संविधान को स्पष्ट करती है, साथ ही कानून की व्याख्या करती है तथा संविधान विरुद्ध होने पर अवैध घोषित किया जा सकता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश संविधान की तरह न तो संसद की सर्वोच्चता है और न ही अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की भांति न्यायिक निरंकुशता। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था सिर्फ कानून की व्याख्या तक ही सीमित रहा है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कोई भी विशेष अनुबंध नहीं है, लेकिन न्यायालय की सर्वोच्चता में यह सिद्धांत निहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान को सर्वोच्च बना देता है। इसी कारण कानून के संवैधानिकता की जांच कर उसे असंवैधानिक घोषित करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख अधिकार है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग पूर्णतः मर्यादित तरीके से अपनी इस सामर्थ्य के अनुसार इसका प्रयोग करता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का मूल स्रोत अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 32 में निहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(1) कहता है कि
संविधान निर्माण से पूर्व ऐसी कोई भी कानून जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वह स्वतः ही विलुप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 13(2) में कहा गया कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उन्हें छीनता है। अनुच्छेद 13(3) में कानूनों का तात्पर्य अध्यादेश, आदेश, उपविधि, विनियम, प्रथा, रूढ़ि, नियम या अधिसूचना, इन सभी की न्यायिक समीक्षा की जाती है और जाती रही है। उक्त संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं हुआ है। अतः अनुच्छेद 13(4) में न्यायपालिका की ऐसी शक्ति को बताया गया है जिसके तहत विधायिका द्वारा पारित कानून को जो मौलिक अधिकार को कम करता है, जो आदेश उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो ऐसे कानूनों को न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। साथ ही न्यायपालिका स्वयं के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों को भी समीक्षा कर सकती है। भारतीय संविधान में केवल एक स्थान पर ही न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 137 में। परंतु हमारे संविधान में बहुत से अनुच्छेद हैं, जैसे 13, 32, 131 से 136, 143, 251, 254 व 272। इनमें न्यायपालिका को समय समय पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है। भारत में इन 4 सिद्धांतों के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है। पहला, ग्रहणीयता का सिद्धांत। संविधान लागू होने से पूर्व जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो उस पर ग्रहण लग जाएगा। भीकाजी नारायणवाद 1955 के केस में संविधान ने 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, जैसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना, परंतु इसमें स्पष्ट है कि वह पहले तक के कानून प्रभावी रहेंगे। दूसरा, पृथकीकरण का सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 1 व 2 में स्पष्ट किया गया है कि संसद मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी प्रकार का कानून नहीं बनाएगी। जो मौलिक अधिकारों को छीनता है वह असंगत होने पर कानून शून्य हो जाएंगे। बनाए गए कानूनों में से उन विधियों को पृथक करेगा या हटाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तीसरा, आधिपत्य का सिद्धांत। यह विधान भारत में नहीं है, जबकि यह अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिकी जनता अपने अधिकारों को त्याग कर देती है और संसद को कानून बनाने की खुली छूट प्रदान करती है, जबकि भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को कभी भी नहीं छोड़ते। चौथा, भविष्य लक्षी सिद्धांत। मौलिक अधिकार जब से लागू होगा तभी से प्रभावी होगा, साथ ही पहले वालों को प्रभावित नहीं करेगा। भारतीय संविधान लागू होने के बाद सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए पहला वाद शंकर प्रसाद 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(3) के तहत संविधान संशोधन असंवैधानिक विधि है, परंतु इस वाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इसी प्रकार दूसरा वाद गोलकनाथ वाद 1967 में आया। 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा गया तथा 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था दी गई कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19,
व 21 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस वाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 368(4) संसद द्वारा किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही 368(5) संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा से तात्पर्य संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का गणतांत्रिक व लोकतांत्रिक स्वरूप, शक्ति पृथक्करण, पंथ निरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन व राष्ट्र की संप्रभुता से है। इन्हें ही संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है। संसद किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में डालने के बाद क्या न्यायालय उस कानून की समीक्षा कर सकता है? इसके ऊपर IR कोइलेज बनाम तमिलनाडु वाद 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। न्याय पुनरावलोकन का महत्व, न्यायपालिका को स्वतंत्र अस्तित्व जिसमें वह व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के हस्तक्षेप से पूर्ण मुक्त होकर नागरिक अधिकारों की रक्षा में योगदान, संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ व राज्यों का गतिरोध निवारण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, संविधान की गतिशीलता प्रदान करना, संविधान की सर्वोच्चता, सामाजिक व राजनीतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। न्याय पुनरावलोकन की कुछ सीमाएं हैं जो न्यायपालिका की निरंकुशता को रोकती है। पहला है, न्यायालय केवल उन्हीं कानूनों को सीमित कर सकती है जो उसके समक्ष मुकदमे के रूप में या वाद के रूप में लाए जाते हैं। दूसरा, किसी कानून को तभी अवैध घोषित किया जा सकता है जब कानून की असंवैधानिकता पूर्णतः स्पष्ट हो सके। तीसरा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कानून की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत ही की जा सकती है। चौथा, कानून की केवल उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित किया जा सकता है जो संविधान के विपरीत हो, समस्त कानून को नहीं। पांचवा, राजनीतिक विवादों में इसका कोई किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, पूर्णतः वर्जित है। थैंक यू।